students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं the question and answers of this chapter, that is the Bishop's Candlesticks. हमारा last chapter है, ड्रामा है ये बुक का, and इसके question answers हम देखते हैं. हमको सबसे पहले complete करना है ये paragraph with suitable words or phrases, highlighting the theme of the play. You can do it in pairs, तो हम अभी इसको खुद ही करेंगे. तो basically जो dashes है उनको हमको fill करना है. Let us see how we'll fill them. The play deals with a convict and a bishop who is always ready to lend a helping hand to anyone in distress. किस बारे में जो story है? It is about a convict, एक चोर, and a bishop who is always ready to lend a कैसा helping hand to anyone in distress. The convict slash thief जो भी हम बोल सकते हैं breaks into the bishop's house and is क्या होता है उसको food दिया जाता है, is given food and warmed. The benevolence of the bishop somewhat changes the heart of the convict, but when he sees the silver candlesticks he steals them. जब बिशप अच्छे से बात करता है कॉन्विक्ट से और उसको इतने प्यार से ट्रीट करता है तो क्या होता है, changes the heart of the convict. लेकिन जब वो सिल्वर कैंडलस्टिक्स पे नजर जाती है उस कॉन्विक्ट की तो क्या करता है, वो चुरा लेता है, he steals them and runs away. However, फिर क्या होता है, but he is caught. क्या होता है, वो पकड़ा जाता है and brought back. He expects to go back to jail, but the bishop informs the police that क्या inform करता है बिशप पुलिस को कि they are a gift given to him. बिशप ने ही उसको कैंडलस्टिक्स दी थी as a gift. The convict is converted या फिर impressed by the kindness of the bishop and before he leaves he seeks the priest's blessing. तो वो convert हो जाता है, उसका जो belief system है वो पूरा बदल जाता है. वो देखता है कि हाँ रियलिटी में अच्छे लोग होते हैं और बहुत सब अच्छा अच्छा करते हैं, और उसको ब्लेसिंग लेता है वो बिशप की एंड फाइनली फिर वो चले जाता है वहाँ से. Okay, now we have to work in pairs and give antonyms of the following. Antonyms मतलब opposites, ठीक है, तो opposite words बताने हैं इन सब words के. तो let us see, kind hearted का क्या होगा, cruel hearted, या फिर stone hearted भी कह सकते हैं, kind hearted का opposite होगा. Now credulous का होगा incredulous. वाइल्ड का मतलब होता है एकदम ऐसे जंगली, लेकिन कंट्रोल्ड या फिर टेम्ड उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा. सेंटिमेंटल मतलब बहुत ऐसे सेंटिमेंट्स इमोशन के साथ, अनसेंटिमेंटल मतलब विदाउट एनी इमोशंस. नाउ एम्बिटेड या और उसका एम्बिटर्ड और उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिलाइटेड. नाउ अनस्क्रिपलेस का ऑपोजिट क्या होगा, स्क्रिपलेस. जेनरस का क्या होगा, मीन. एंड इनोसेंट मतलब जिसकी कोई गलती नहीं है उसका ऑपोजिट एंटोनिम क्या होगा, गिल्टी, यानी कि जिसकी गलती प्रूफ हो गई है. नाउ फॉरगिविंग मतलब माफ कर देना वाला भावना, और रिवेंजफुल उसका ऑपोजिट मतलब बदले लेने की भावना. पायस एंड उसका ऑपोजिट होगा इम्पायस. पेनिटेंट एंड रिमोर्सलेस. ट्रस्टिंग का क्या हो जाएगा ऑपोजिट, मिसट्रस्टिंग. सस्पिशियस का क्या हो जाएगा, क्रेडुलस. क्लेवर का समझदार का क्या हो जाएगा, फुलिश. प्रोटेक्टिव का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा, हार्मफुल. एंड स्टेम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट. सिंपैथेटिक का क्या होगा, अनसिंपैथेटिक. ब्रूटल का ऑपोजिट काइंड. कंसर्न्ड का ऑपोजिट अनकंसर्न्ड. कनिंग का ऑपोजिट स्ट्रेट फॉरवर्ड. बेनिवोलेंट का मेलेवोलेंट. एंड अंडरस्टैंडिंग का मिसअंडरस्टैंडिंग. केयरिंग का क्या होगा ऑपोजिट, इंडिफरेंट. एंड ऑनरेबल का क्या हो जाएगा, डिसऑनरेबल. Okay, I hope opposite समझ में आ गए होंगे, काफी easy से थे. Now, let us select the words from the above box to describe the characters in the play as revealed by the following lines to support the play. Lines दी गई हैं हमको play से, हमको बताना है इनका speaker कौन है और इस line से हमको उस speaker की क्या personality trait या क्या quality के बारे में पता चलता है. तो let us answer this. लाइन है प्ले से, you told him she was feeling poorly, did you? And my brother is to be kept out of bed and go without his supper because you told him she was feeling poorly. तो ये लाइन किसने कही थी, परसोम ने कही थी, मेड को कही थी. एंड इससे क्या पता चलता है, उसका एक स्टेम और हार्ड हार्टेड नेचर, कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, मेड की मम्मी की तबीयत खराब है, और उसको ये लग रहा है कि इतनी सी बात पे तुमने बिशप को क्यों परेशान किया. Now
टेक माई कम्फर्टर, इट विल कीप यू वार्म। ये किसने कहा? बिशप ने कहा। और इससे हमको समझ में आता है कि वो कितना काइंड हार्टेड, जेनरस और केयरिंग नेचर का है, ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि मेड उसका कम्फर्टर यानी कि जो उसका स्कार्फ है वो ले जाए। If people lie to me, they are poorer, not I। ये लाइन भी किसने कही थी? बिशप ने। और इससे समझ में आता है कि उसका फॉरगिविंग सा नेचर है, माफ कर देता है वो लोगों को। Now, you are like a child, कौन बोलता है? परसोम बोलती है। You are like a child, I can't trust you out of my sight। No sooner my back is turned than you get Minx married to sell the silver salt sellers। और ये क्यों बोल रही है, किस वे से बोल रही है कि तुम्हारे साथ अगर मैं नहीं होती पता नहीं तुम्हारा क्या होता, तुम्हारी तरफ में ज़रा सा पीठ करती हूँ या तुमसे ज़रा सा ध्यान हटाती हूँ, तुम कुछ ना कुछ बेच देते हो। तो वो ये प्रोटेक्टिव और कंसर्न्ड वे में बोल रही है। My dear, there is so much suffering in the world and I can do so very little। ये कौन बोलता है? बिशप कहता है ये। एंड इससे हमको अगेन इसका काइंड हार्टेड, इनका जेनरोसिटी भरा जो नेचर है वो समझ में आता है। Next, let us see. My mother gave them to me on her deathbed just after you were born, and she asked me to keep them in remembrance of her, so I would like to keep them। ये कौन बोलता है? बिशप ये सेंटेंस बोलता है। एंड नॉस्टैल्जिया और एक रिमेम्बरेंस वाली फीलिंग के साथ बोलता है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग क्या होती है? हम पास्ट के बारे में याद करते हैं ना, तो उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, ठीक है। नाउ आई एम टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विथ शार्प। ये कौन बोलता है? कॉन्विक्ट बोलता है। एंड उससे हमको इसका कनिंग नेचर समझ में आता है कि ये कितना ज़्यादा, मतलब उसको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मेरे को कोई ऐसे धोखा नहीं दे सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कनिंग सा उसका नेचर हमको समझ में आता है। नाउ यू हैव योर सोल टू लूज माई सन। ये कौन बोलता है सेंटेंस? बिशप बोलता है। विथ पिटी एंड रिलीजियसली। कैसे बोलता है? रिलीजियसली बोलता है। एंड पिटी मतलब थोड़ा उसको बुरा लग रहा होता है अबाउट द कॉन्विक्ट, उस पर तरस खा के वो बोलता है ये सेंटेंस। नाउ गिव मी फूड और आई विल स्टिक माई नाइफ इन यू बोथ एंड हेल्प माई सेल्फ। ये कौन बोलता है? कॉन्विक्ट बोलता है ऑब्वियसली। और इससे उसका डेस्परेट और जो हार्ड हार्टेड नेचर है उसका, कि उसके अंदर दिल ही नहीं है मानो, ऐसा नेचर हमको समझ में आता है। They have made me what I am. They have made me a thief. God curse them all। कौन बोलता है ये? कॉन्विक्ट बोलता है। और बहुत पिटीलेस और रिवेंजफुल बदला लेने की भावना से बोलता है। Why the devil are you so kind to me? What do you want? ये कौन बोलता है? अगेन कॉन्विक्ट बोलता है बिशप से। एंड अगेन रूडनेस के साथ बोलता है, पिटीलेस रूडनेस के साथ। I didn't believe there was any good in the world, but somehow I know you're good, and it's cute thing to ask, but would you bless me before I go? कौन बोलता है ये? कॉन्विक्ट बोलता है एकदम लास्ट में बिशप से। एंड दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर हिम। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी लाइफ में, जो बोलता है कि मेरे को कोई रिलीजियस बिलीव्स नहीं है, मैं फेथ नहीं रखूँगा। वो लास्ट में जाते वक्त बिशप से उसकी ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद मांगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, MCQs देखते हैं। Monsignor the bishop is of a aham। ये कौन बोलता है? परसोम बोलती है। Why does परसोम not complete the sentence? परसोम ने complete क्यों नहीं किया sentence? Because she did not wish to criticize bishop in front of Mary। जो हाउस हेल्प है उसके सामने वो बिशप को बुरा नहीं कहना चाहती थी। Why is she angry with the bishop? बिशप से वो क्यों गुस्सा है? क्योंकि बिशप ने सॉल्ट सेलर्स को बेच दिया है। She sent little Jean to Monsieur to ask for help। किसने भेजा था लिटिल जीन को बिशप के पास? हमको पता है, मेयर ग्रिंगॉय ने। Now, why did she send Jean to the bishop? क्यों भेजा था उन्होंने जीन को बिशप के पास? She knew that he was a generous person। उसको पता था बिशप एक बहुत generous helping इंसान है, तो वो हेल्प कर देगा। Now, I offered to take her in here for a day or two, but she seemed to think I might distress you। बिशप ने ये बात कही थी। बिशप wanted to take मेयर ग्रिंगॉय in because क्यों लेना चाहता था वो मेयर ग्रिंगॉय को 1-2 दिन रहने की जगह क्यों देना चाहता था? क्योंकि वो अपना रेंट नहीं भर पा रही थी। She was unable to pay the rent of her house। Now Persom would be distressed on Mayor Gringoy's being taken in because Persom को बुरा क्यों लगेगा, वो डिस्ट्रेस क्यों हो जाएगी इस बात से? क्योंकि उसको लगता था कि मेयर ग्रिंगॉय was taking undue advantage, बिना बात के बहुत ओवर एडवांटेज ले रही थी वो ऑफ द बिशप।
Now, do you think the bishop was right in selling the salt sellers? Why या फिर why not? क्या आपको लगता है बिशप ने सही किया सॉल्ट सेलर्स को बेच के? तो yes, ये हमारा आंसर है, आपका आंसर अलग भी हो सकता है क्योंकि पूछा है क्या आपको लगता है, ठीक है? Now yes, the bishop was right in selling the salt sellers. He prioritized helping others over material possessions, reflecting his compassionate nature. बिशप बहुत ही मटीरियलिस्टिक पोजीशन से ऊपर उठ चुका हुआ इंसान था, आदमी था, और वो बहुत जेनरस था, वो लोगों की मदद करना चाहता था, लोगों की हेल्प करना चाहता था, और इसलिए उसने सॉल्ट सेलर्स, अपने सिल्वर सॉल्ट सेलर्स बेच दिए ताकि वो हेल्प कर पाए. Now why does Persoon feel that people pretended to be sick? पर्सोन को ऐसा लगता था कि लोग झूठ मूठ का बहाना बनाते हैं बीमार होने का. तो ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि शी बिलीव्स फेक इलनेसेस, पीपल फेक इलनेसेस टू एक्सप्लॉइट हर ब्रदर्स जेनरोसिटी एज शी ऑफन सीज हिम सैक्रिफाइसिंग देयर नीड्स फॉर अदर्स. उसको लगता था लोग बिशप को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि बिशप तो आके भोलेपन में आके मदद कर देता था, पैसे दे देता था लोगों को, तो उसका अनड्यू एडवांटेज उठाने के लिए लोग ये फेक बीमारियाँ बना रहे हैं. The convict says, I am too old a bird to be caught with chaff. What does that mean by this statement? So the convict implies that he is experienced and not easily deceived by trivial tricks or empty promises. बिशप उठता है और बोलता है कि मैं ना एक सेकंड अपनी बहन परसोम से चाबी लेके आता हूँ कबर्ड की. तो ये वाली बात सुन के कॉन्विक्ट ये वाली लाइन बोलता है. इसका क्या मतलब है? वो बोलता है कि मुझे पता है तुम सबको उठा दोगे घर के अंदर, और मैं ये फालतू की तुम्हारी ट्रिक से वो नहीं होने वाला हूँ, फंसने नहीं वाला हूँ. तो वो बता रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है चोरी में. Why was the convict sent to prison? What was the punishment given to him? कॉन्विक्ट को पहले क्यों भेजा गया था जेल में और उसको क्या पनिशमेंट दी गई थी? The convict was imprisoned for stealing bread to feed his starving wife. उसकी भूखी पत्नी जो खाना कब से नहीं खाया उसने, वो मर जाती भूख से, उसको सिर्फ खाना देने के लिए उसने चोरी करी थी. And he was sentenced to 10 years of hard labor, enduring harsh and inhumane conditions. जिस तरीके से उसको रखा गया, जिस तरीके का उसको खाना दिया गया, रहने की जगह नहीं थी, बैठने की, सोने की कुछ नहीं था, प्रॉपर पानी से लेके कुछ भी नहीं था, उसको जानवर से भी बुरी कंडीशन में रखा गया था, वो बीस्ट बन गया था कॉन्विक्ट. इतनी गंदी कंडीशंस में उसको रखा गया था. 10 साल के लिए हार्ड लेबर की उसको सजा दी गई थी, इतने छोटे से चोरी के लिए, खाने की चोरी के लिए. बताओ, Do you think the punishment given to convict was justified? Why या फिर why not? Why is the convict eager to reach Paris? बिल्कुल भी नहीं. कंडीशन जो उसको दी थी, जो उसको सज़ा दी थी, वो कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं थी, क्योंकि इट वाज एक्सेसिवली हार्श, अननेसेसरली बहुत हार्श उसको सज़ा दी थी फॉर अ माइनर थेफ्ट. बाय डेस्परेशन, ड्रिवन बाय डेस्परेशन, द कॉन्विक्ट सीक्स टू, मतलब उसको बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं थी ये सज़ा जो उसको दी. बेचारे इंसान ने अपनी भूखी वाइफ को, मर नहीं जाए वो भूख से, इसलिए सिर्फ खाना खिलाने के लिए छोटी सी चोरी करी थी. उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए थी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट पूछा गया है कि उसको पेरिस क्यों जाना था? क्योंकि ही वांटेड टू गो टू पेरिस टू एस्केप हिज पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू हॉपिंग टू ब्लेंड इनटू सिटीज एनोनिमिटी. मतलब वो चाहता था कि वो सिटी में जाके गुम जाए इन द सेंस पुलिस को नहीं मिल पाए क्योंकि पेरिस इतना क्राउडेड सी जगह है, एंड वो चाहता था वो जाके वहाँ पे एक नई लाइफ अपनी स्टार्ट करे. बिफोर लीविंग द कॉन्विक्ट आस्क्स बिशप टू ब्लेस हिम. व्हाट ब्रॉट दिस चेंज इन हिम? So the bishop's unwavering kindness and forgiveness, especially after the theft of candlesticks, deeply moved the convict, rekindling his faith in humanity and prompting him to seek bishop's blessing. पहले वो इंसान भी नहीं बचा था, उसको जानवर से भी बुरी कंडीशंस में ट्रीट किया गया था, हेल में, जेल में. तो वो कैसे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि बिशप की उसने काइंडनेस देखी, जेनरोसिटी देखी, फॉरगिवनेस देखा. इवन दो उसने बिशप की कैंडलस्टिक्स चुराई थी, बिशप ने उसको माफ़ कर दिया और उसको जेल जाने से भी बचा लिया. ये देख के उसके अंदर ऐसे हृदय परिवर्तन हो जाता है कॉन्विक्ट के अंदर, और वो बिशप से ब्लेसिंग्स मांगता है, उससे आशीर्वाद मांगता है.
what did Persoom mean by charity begins at home? Persoom कहती है charity begins at home. उससे उसका क्या मतलब है? Persoom suggests that bishop should prioritize their own well-being and household needs before helping others. Bishop क्या करता था? अपने घर का फर्नीचर से लेके बाकी सब सामान से लेके सब कुछ बेच देता था दूसरों की हेल्प करने के लिए, लेकिन Persoom कहती है ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले अपना घर का ध्यान रखना चाहिए, फिर बाहर दूसरों की मदद करनी चाहिए. What is the reason behind the convict quoting a number as his identity? Convict ने अपना नाम नहीं बताया, एक नंबर बताया, तो उसका क्या रीजन है? In prisons, inmates are stripped of their names and assigned numbers, dehumanizing them and erasing their personal identities. उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो prison में रह के आया था इतने सालों तक, and प्रिजन में क्या होता है कि लोगों को नंबर्स असाइन कर दिए जाते हैं और नंबर्स से ही उनको बुलाया जाता है. तो वो कॉन्विक्ट ये बात बताता है और इसलिए वो अपने आप को एक नंबर की तरह बताता है. नाउ द रोल ऑफ अ मदर हेन एप्टली फिट्स Persoom कॉमेंट. एक मम्मी टाइप का रोल है Persoom का इस प्ले के अंदर, मदर हेन टाइप का. क्यों? क्योंकि Persoom इज प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग टूवर्ड्स her brother the bishop, often worrying about his well-being and scolding him for neglecting himself, much like a mother hen who watches over her chicks. तो Persoom बार बार ध्यान रखती है बिशप का, बोलती है तुम अपना ध्यान रखो दूसरों का ध्यान रखने से पहले, और उसको बहुत फिक्र होती है बिशप की, तभी उसका रोल इस टाइप का है. Now detailed answers देखते हैं. The convict goes to Paris, sells the silver candlesticks and starts a business. The business prospers and he starts a reformatory for ex-convicts. He writes a letter to Bishop telling him of this reformation and seeks his blessings. As the convict, Jean Valjean write the letter to the Bishop. तो गाइज बेसिकली आपको लेटर लिखना है ये एज द कॉन्विक्ट. इमेजिन करो कि मानो आप कॉन्विक्ट थे एंड बिशप की काइंडनेस एंड एवरीथिंग यू हैव सीन, एंड अब आप उनको एक लेटर लिख रहे हो. तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ 1 सेकेंड. वीडियो को पॉज करिए एंड अपने आप से वो लेटर लिखने की कोशिश करिए. आई होप वीडियो पॉज करी होगी आपने. एंड अब मैं आपको आंसर बताती हूँ अपना. आपका आंसर ऑब्वियसली इससे डिफरेंट होगा, हो ही सकता है, होगा ही. Now, dear Bishop, I hope this letter finds you in good health. I am Jean Valjean, the man whom you saved from your boundless compassion. After leaving your cottage, I journeyed to Paris, carrying with me not just silver candlesticks, but light of your forgiveness. With the proceeds from the candlesticks, I started a small business. Through hard work and principles you instilled in me, it has flourished. I have also established a reformatory for ex-convicts, offering them a chance of redemption just as you did for me. Your act of kindness transformed my life and I strive to honor your faith and humanity every day. I seek your blessings as I continue this journey of penance and renewal. Yours gratefully, Jean Valjean. तो ये कॉन्विक्ट की तरफ से लेटर था टू बिशप, जिसमें वो थैंक यू बोल रहा है, बता रहा है कि पेरिस आके उसने बहुत अच्छी सी अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी एंड वो थैंकफुल है बिशप के और वो हमेशा बिशप की ब्लेसिंग्स चाहता है. Now people say that the smallest change in perspective can transform a life. What facts from the play would you select to justify the above statement with reference to Bishop? छोटी छोटी बातें एक इंसान की लाइफ को बदल सकती हैं. तो इस कहानी में ऐसा कौन से मोमेंट्स थे? हमने देखा कि बिशप जो था, in the bishop's candlesticks, the convict's perspective shifts profoundly due to bishop's actions. Initially hardened by years of suffering, the convict expects hostility. But instead, the bishop offers warmth, food, and even defends him when he is caught stealing. This unexpected compassion changes the convict's belief in a cruel world, leading him to embrace honesty and compassion himself. The bishop's unwavering empathy exemplifies how a single act of kindness can alter someone's entire outlook of life. जब बिशप ने ये नहीं किया था, उसको फूड ऑफर नहीं किया था, शेल्टर ऑफर नहीं किया था, वाइन ऑफर नहीं करी थी, उसके बाद बिशप ने क्या किया, उसको फॉरगिव कर दिया इवन फॉर स्टीलिंग हिज कैंडलस्टिक्स. जब तक ये सब नहीं हुआ था, कॉन्विक्ट
किसी चीज़ में नहीं मानता था, भगवान में नहीं मानता था, फेथ नहीं था उसको किसी चीज़ पे। उसको लगता था पूरी की पूरी दुनिया में सब लोग जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। लेकिन उसका ये सारा का सारा आउटलुक बिशप की वजह से चेंज हो जाता है। उसको लगता है हाँ दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, जैसे कि ये बिशप है। तो बेसिकली उसकी पूरी की पूरी लाइफ, पूरी की पूरी उसकी थिंकिंग, सोच, एक इंसान की जो इंसान बनाती है बेसिकली, तो वो उसकी जो सोच है वो है जो वो बिशप ने चेंज कर दी। और जब बिशप ने उसकी सोच चेंज कर दी तो बिशप ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। इस तरीके से हमको पता चलता है छोटा सा एक एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन ऑल्टर समवन्स एंटायर लाइफ। Now, evaluate the roles of Persom and the 12-year-old Sudhamurti from How I Taught My Grandmother to Read in light of the given quote. I feel the capacity to care is the thing which gives life its deepest significance. तो ये एक लाइन है, एक कोट है कि जब हमारे अंदर कैपेसिटी होती है दूसरों का ध्यान रखने की, उनका केयर करने की, इसी चीज़ से लाइफ में सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस, डीपेस्ट सिग्निफिकेंस आता है लाइफ के अंदर। और ये कोट किस तरीके से रिलेट करता है दो कैरेक्टर्स से। एक जो हमने जस्ट अभी पढ़ा विच इज़ ऑफ परसोम हमारे लास्ट चैप्टर में, एंड जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड में, सुधा मूर्ति जब वो 12 साल की बच्ची थी उन्होंने अपनी दादी को पढ़ना लिखना सिखाया था। इन दोनों कैरेक्टर्स से ये वाली स्टेटमेंट किस तरीके से रिलेट होती है। परसोम एंड यंग सुधा मूर्ति बोथ एम्बॉडी द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ केयरिंग। दोनों बहुत ही केयरिंग इंसान हैं। Persom, though often worried about her brother's sacrifices, deeply cares for his well-being and reflecting her protective nature. Persom बहुत protective है और caring है, हमको पता चलता है अपने भाई के towards, bishop के towards. Similarly, in the same way, 12-year-old Sudha Murthy, upon realizing her grandmother's desire to read, takes on the role of a teacher, showcasing the empathy beyond her years. Both characters demonstrate that genuine care enriches relationships and adds profound meaning to life. दोनों के दोनों कैरेक्टर्स, चाहे वो सुधा मूर्ति का कैरेक्टर है जिस तरीके से वो अपनी दादी को पढ़ना लिखना सिखाती हैं, अपनी एज से ज़्यादा वाइज वो बन जाती हैं, बहुत प्यार से कंपैशनेट के साथ पढ़ना सिखाती हैं, और परसोम भी अपने भाई का ध्यान रखती हैं। तो दोनों कैरेक्टर्स से ये जो स्टेटमेंट है अबाउट केयरिंग रिलेट करती है। आगे देखते हैं। The term irony refers to discrepancy or disagreement of some sort. The discrepancy can be between what someone says and what he or she really means. मतलब verbal irony, कुछ वो कह रहे हैं और कुछ और ही मतलब है उस बात का, तो ये क्या है, verbal irony. दूसरी है the discrepancy between a situation that one would logically anticipate or that would seem appropriate. मतलब situational irony. The discrepancy can be even between facts known to a character and facts known to us. जैसे कि जो रीडर्स और ऑडियंस के बीच में आयरनी होती है ना ड्रामेटिक वे। मानो कोई कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं स्टोरी में, उसको कुछ और ही पता है चीज़, लेकिन एज रीडर्स हमको बाकी कैरेक्टर्स के बारे में भी पता है, तो हमको जो पता है वो उससे ऑपोजिट है जो उस कैरेक्टर को सिर्फ पता है। तो दिस इज ऑल्सो क्रिएट्स आयरनी. Now, working in groups of four, complete the following table with instances of irony from the play and justify them. जैसे कि I believe you want to convert me, save my soul. Don't you call it? Well, it's no good. See, I don't want any damned religion. Convict ये sentence कहता है, और इसमें आयरनी क्या है इस सेंटेंस में कि पहले वो बोलता है कि नहीं मुझे कोई रिलीजन नहीं चाहिए, मैं मेरे अंदर कोई फेथ नहीं है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन ये है कि बाद में लेटर द कॉन्विक्ट सेज इट्स अ क्यूअर थिंग टू आस्क बट वुड यू ब्लेस मी बिफोर आई गो. आयरॉनिक हो गया ना, पहले वो बोलता है कि मेरे अंदर कोई फेथ नहीं है, लास्ट में वो बोलता है कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, क्या आप मुझे ब्लेस करोगे, कॉन्विक्ट ऐसा बोलता है. तो ये आपस में आयरनी आ गई, तो हमको और ऐसी बातें बतानी हैं. तो लेट अस सी नाउ वील फिल दिस. तो यहाँ पे स्टे माई सन, यू हैव फॉरगॉटन योर प्रॉपर्टी. तो ये जो सिचुएशन है ये आयरनी बन जाती है बिकॉज अर्लियर बिशप टेल्स परसोम आई डोंट वांट टू सेल देम, या फिर मुझे किसी और को नहीं देनी है, ये जो कैंडल स्टिक्स है मेरी मम्मी ने दी है मुझे, तो मैं किसी और को नहीं दूंगा. लेकिन वो लास्ट में क्या बोलता है कि रुक जाओ, ये कैंडल स्टिक्स तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कॉन्विक्ट को बोलता है लेके जाओ.
I was sentenced to 10 years in the prison, Hulks, 10 years in hell. कौन बोलता है ये बात? Convict. It's ironical that prison, which should reform a person, has turned into hell for him. Now, prison एक ऐसी जगह है जहाँ पे बोला जाता है कि लोगों को रखा जाता है ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके और अपनी नई लाइफ फिर बाहर निकल के स्टार्ट करें, बट वो प्रिजन ने ही उस इंसान की लाइफ बद से बदतर बना दी. तो दैट इज द आयरनी इन दिस. Why the devil do you leave the window unshuttered and the door unbarred so that anyone can come in? So, if the door had been barred, the convict couldn't have entered the house. Convict खुद पूछ रहा है, तुम लोग गेट क्यों नहीं लगाते हो अपने घर का? तुमको डर वर नहीं लगता क्या? लेकिन अगर गेट लगा होता तो convict खुद ही घर में नहीं आ पाता. तो again it's an irony. They feed you in hell. When you escape from it, you starve. तो ये काफ़ी ironic है कि hell में कोई एटलीस्ट खाना तो मिलता है, लेकिन जब हेल से लोग बाहर आ जाते हैं तो उनको खाना भी नहीं मिलता है, स्टार्व करते हैं वो. They caught me, I pleaded to them, I told them why I stole, but they laughed at me. अब ये क्वाइट आयरॉनिक है और सैड है that the police can be an instrument of repression and blind to human misery. पुलिस को क्यों रखा जाता है? क्यों होती है पुलिस समाज में? ताकि वो हमारी हेल्प कर सके, और यहाँ पे पुलिस ही उस इंसान को टॉर्चर कर रही है. तो दिस इज अ वेरी बैड सैड आयरनी, सैड थिंग. नाउ माई मदर गिव देम टू मी ऑन हर डेथ बेड जस्ट आफ्टर यू वर बॉर्न एंड शी आस्क्ड मी टू कीप देम इन रिमेम्बरेंस ऑफ हर, सो आई वुड लाइक टू कीप देम. जो बिशप है ये वाली लाइंस बोलता है, लेकिन लास्ट में वो क्या करता है? लेटर ही हैंड्स द कॉन्विक्ट द कैंडलस्टिक्स एंड टेल्स हिम टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ. वो बोलता है कि मैं रखना चाहूँगा अपनी मम्मी की दी हुई कैंडलस्टिक्स, लेकिन लास्ट में वो खुद ही कैंडलस्टिक्स दूसरे को दे देता है, कॉन्विक्ट को. तो ये आयरनी हो जाती है. नाउ दिस जेंटलमैन इज माई वेरी गुड फ्रेंड. बिशप बोलता है दिस अबाउट द कॉन्विक्ट, लेकिन ये अगेन ऑपोजिट आयरॉनिक बात है, क्योंकि बिशप कॉल्स द कॉन्विक्ट अ फ्रेंड हु स्टील्स हिज कैंडलस्टिक्स. एक चोर जो उसके घर से उसकी इतनी प्रेशियस कैंडलस्टिक्स चुरा के ले गया, बिशप उसी को दोस्त बुला रहा है. नाउ यू आर लाइक अ चाइल्ड. ये आयरॉनिक क्यों है? क्योंकि चाइल्ड लाइक इनोसेंस ऑफ द बिशप सेव्स द कॉन्विक्ट. बिशप कि जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है उसी से एक इंसान की लाइफ बच जाती है, कॉन्विक्ट की लाइफ बन जाती है, एंड उसको चाइल्ड कहना इज आयरॉनिक. नाउ आइडेंटिफाई द सिचुएशंस दैट कैन बी टर्म्ड एज टर्निंग पॉइंट्स इन कॉन्विक्ट्स लाइफ. कॉन्विक्ट की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहला कि जब वो उसने इनिशियल क्राइम किया था और उसको हार्श पनिशमेंट मिली थी 10 साल की जेल की, जब उसने सिर्फ एक लोफ ऑफ ब्रेड चुराया था अपनी भूखी लाइक स्टार्विंग वाइफ के लिए, और उसको इतना 10 years ऑफ हार्ड लेबर मिल गया था. तो दैट वाज अ वेरी बैड वे में उसका ट्रांसफॉर्म हो गई थी लाइफ. फिर उसके बाद उसका बिशप के साथ इनकाउंटर होता है, दैट वाज अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे बिशप उसको हेल्प करता है, अनएक्सपेक्टेडली उसके साथ काइंड होता है एंड उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है. एंड जब फाइनली वो थेफ्ट करता है कैंडलस्टिक्स का, तब बिशप उसको माफ़ कर देता है, सब्सिक्वेंट फॉरगिवनेस आ जाती है, एंड वो माफ़ी देख के अगेन पूरा का पूरा दिल बदल जाता है कॉन्विक्ट का. उसको लगता है दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, और उसका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाता है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ. द कॉन्विक्ट इज a product of the society he had lived in, both in terms of suffering that led him to steal a loaf of bread, as well as a painful sentence that he received as a punishment for his crime. He was imprisoned for stealing money to buy food for his sick wife. This filled him with despair, hopelessness, bitterness, and an anger and injustice of it all. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको लाइक एक क्लास एक्टिविटी, एक ग्रुप एक्टिविटी है, बेसिकली डिबेट करनी है. कंडक्ट अ डिबेट इन द क्लास इन ग्रुप्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक. इंस्ट्रक्शंस फॉर कंडक्टिंग अ डिबेट एंड यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज आर गिवन इन द यूनिट चिल्ड्रन ऑफ द मेन कोर्स बुक. तो हमको क्रिमिनल्स आर विकेड एंड डिजर्व पनिशमेंट, उनको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? क्रिमिनल्स विकेड होते हैं, फॉर और अगेंस्ट में बच्चे डिवाइड हो जाएंगे, एंड आप फॉर की तरफ से भी लड़ सकते हो, मतलब हाँ वो विकेड होते हैं उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, या फिर नहीं वो भी इंसान होते हैं उनको पनिशमेंट इतनी नहीं देनी चाहिए. आप दोनों तरफ से डिबेट कर सकते हो इस बारे में. तो डिबेट कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शंस में आपको बता देती हूँ किस तरीके से करोगे. आप ग्रुप्स फॉर्म करोगे एंड प्रिपेयर करोगे, हर एक ग्रुप में बैठ के बच्चे आपस में प्रिपरेशन करेंगे. फिर
प्रेजेंट करोगे अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स, रीबटल होगा, मतलब किसी और ने कुछ बोला तो ईच ग्रुप विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू काउंटर द थॉट्स एंड ऑफ द अपोजिंग टीम्स आर्ग्यूमेंट्स, एंड कंक्लूजन में समराइज कर सकते हो आप की पॉइंट्स को, एंड इनकरेज द क्लास टू रिफ्लेक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ जस्टिस सिस्टम एंड द नेचर ऑफ दिस ऑल दिस टॉपिक। तो हमको पॉइंट्स क्या कंसिडर करने हैं? सपोर्ट अगर आप कर रहे हो मोशन को कि हाँ बहुत बुरे होते हैं क्रिमिनल्स, तो उनका डिटरेंस, उनका रिट्रीब्यूशन और उनका प्रोटेक्शन के बारे में आप बात कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप ऑपोजिंग मोशन में हो तो आप सोसाइटल इन्फ्लुएंस, रिहैबिलिटेशन एंड जस्टिस सिस्टम फैलेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो कि जस्टिस सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क करना चाहिए, तभी सब काम करेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द प्ले इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट in the novelist Victor Hugo's Les Miserables. You may want to read the novel and get a better idea of the socio-economic conditions of the times and how people lived. Another novel that may interest you is A Tale of Two Cities by Charles Dickens. तो ये हमको ऑप्शंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये नॉवल है और ये नॉवल है, A Tale of Two Cities, ये आप पढ़ सकते हैं। Divide the class into 2 groups and read a book each. एक ग्रुप क्लास, अगेन क्लास एक्टिविटी क्लास में आपको करनी है, बस मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या करना है आपको। तो क्लास में 2 ग्रुप्स बनाइए एंड उसके बाद एक ये वाली लेस मिजरेबल्स वाली बुक पढ़ेगा, एक ग्रुप अ टेल ऑफ टू सिटीज वाली बुक पढ़ेगा। लेटर शेयर योर व्यूज इन द बुक, चूज एन इंसिडेंट फ्रॉम अ बुक टू ड्रामेटाइज एंड प्रेजेंट बिफोर द क्लास। पूरी की पूरी नॉवल आपको पढ़नी है और उसमें से एक इंसिडेंट चूज करना है एज अ ग्रुप, जिसको आप पूरी की पूरी क्लास के सामने एक ड्रामा की तरह प्रेजेंट करोगे। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो? पहले तो ग्रुप डिवाइड करो, क्लास को आधे आधे में बांटो, फिर उसके बाद डिस्कशन करो बुक को पढ़ने के बाद, उसके बाद प्रेजेंटेशन करो। हर एक ग्रुप अपना एक इंसिडेंट उठाएगा, सिग्निफिकेंट इंसिडेंट फ्रॉम द नॉवल, एंड उसको प्रेजेंट करेगा क्लास के सामने में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आपका लिटरेचर के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाए। नाउ आई होप ये ग्रुप एक्टिविटी आप क्लास में अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास टीचर के साथ कर सकते हो, एंड आई होप सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, पूरा का पूरा चैप्टर, सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन, सो गो चेक आउट द वेबसाइट magnetbrains.com, and I will see you guys in the next video. Until then, keep learning and bye bye.